चलो चलिए, वेलकम टू दृष्टि आईएएस कैंपस। ठीक है, और आज से प्रारंभ करेंगे प्रीलिम्स 2025 स्पेशल क्लासेस। ठीक, और हम लोग आगे चले उससे पहले ये भी बता देते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, हमारा का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है कि 2025 में होने वाले यूपीएससी और यूपीपीसीएस की पीटी की तैयारी करना, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो 2025 का यूपीएससी का विशेषकर हम देखें तो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 70 क्वेश्चन। कितने? 70। आप पिछले वर्षों में देखें तो लगातार क्या हुआ है कि कट ऑफ गिरा। कट ऑफ क्या बोला था? गिरा। ठीक, अब कट ऑफ गिरने के पीछे का जो कारण रहा है वो कारण ये रहा है कि लगातार प्रश्नों का स्टैंडर्ड बेहतर हो। अब प्रश्नों के स्टैंडर्ड बेहतर हुए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि लगातार बच्चों ने जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड उसको फॉलो, ऐसा है क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यूपीएससी एक बहुत हाईली अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है और इस एग्जाम में हमें जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो प्रश्नों के पढ़ने पर, प्रश्नों के पढ़ने। अगर हमने प्रश्नों को ठीक ढंग से पूरा पढ़ा बिना किसी भटकाव, कैसे? ठीक ढंग से बिना किसी भटकाव के, तो ये समझिए वो प्रश्न सही करने का जो चांस होगा वो 70%। कितना परसेंट? बहुत छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं जैसे पीटी में कर। तो इस प्रोग्राम में हमारा जो मुख्य लक्ष्य होगा वो लक्ष्य होगा कि हम पूरे पाठ्यक्रम का बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे और वो भी 10 वर्षों के प्रश्नों को देखते। अब ये 10 वर्ष के प्रश्न या तो आपके पास होंगे पीटी वाले, नहीं तो हम आपको प्रोवाइड कर। ठीक है, आप चाहे तो हमसे लेकर फोटोकॉपी करा लें, चाहे तो यूपीएससी की वेबसाइट पे उसको निकलवा देते हैं। और अगर इन सबसे बेहतर की आपके पास है, आप पहले से उस पर काम कर रहे, तो नो डाउट सबसे बेहतर यही। ठीक,
तो पहली चीज तो हम ये करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो विषयगत नोट्स, जो विषयगत नोट्स, उसको हम इस तरह से बनाएंगे कि वो उस स्थिति में आ जाए जिस स्थिति में पीटी स्पेशल के पीटी का प्रश्न आता है, लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट। हम विषयगत नोट्स बनाएंगे और यहाँ पे जो मेन फोकस होगा वो नोट्स बनाना नहीं होगा। यहाँ पे जो मेन फोकस का मुद्दा होगा वो मुद्दा होगा विषयगत चर्चा करना। ठीक, क्या करना? चर्चा। इस हम प्रश्न आधारित अध्ययन, प्रश्न आधारित अध्ययन, ये प्रश्न आधारित अध्ययन क्या होता है? जब हम प्रश्नों को ही रखेंगे आपके सामने और उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हुए आपको कोई टॉपिक समझा। ठीक, प्रश्न सामने रखा जाएगा और उन्हीं प्रश्नों को रखते हुए हम आपको पूरा टॉपिक समझाएंगे। अगला अगर देखें तो हम आपको हर शनिवार को एक टेस्ट करेंगे। कब? हर शनिवार। और शनिवार को जो हमारा टेस्ट होगा वो कैसा होगा? इसमें से 15 क्वेश्चन वे होंगे जो सप्ताह भर पढ़ाया गया। ठीक, 15 क्वेश्चन वे होंगे जो सप्ताह भर पढ़ाया। 10 क्वेश्चन उसी विषय के NCERT। चूंकि हम ये मान रहे हैं यहाँ पे कि आप एक एडवांस क्लास कर चुके हैं, NCERT कर चुके हैं, NCERT क्लास के जो प्रश्न बनेंगे वो पूरे किताब से बनेंगे। ठीक, पंद्रह क्वेश्चन जो होंगे वो समसामयिक, और ये समसामयिक हम कैसे पढ़ेंगे? हम प्रत्येक सोमवार को ये बता देंगे कि किन 20 दिनों में आपको करंट पढ़ के आना। ठीक है, जैसे हम शुरू करेंगे तो 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2023, इस शनिवार का ये 20-20 दिन लेके चलेंगे। तो टोटल हमारे पास में जो समय है वो करीब 25 सप्ताह के आसपास है। अगले अप्रैल तक, अप्रैल लास्ट तक हम ये क्लास कंप्लीट कर देंगे। करेंट, बजट सब कोई साथ
23 का इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप 23 से लेके चलोगे तो 24, हाँ 24 से लेके चलोगे तो नहीं, लगभग आपका 1.5 साल का करेंट आपका तैयार होगा। ठीक, 1.5 साल का करंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद 1.5 साल का करंट मोस्टली आप देखेंगे तो 1 वर्ष का ही करंट पूछा जाता है, हम उससे 6 महीने ज़्यादा करेंगे। इससे हमें फायदा क्या होगा? इससे हमें फायदा होगा कि कभी कभी 1-1.5 साल पहले के भी प्रश्न उठा लिए जाते हैं तो हम वो भी करके आ जाएंगे। और इसके बाद 10 क्वेश्चन CSAT और इस बार कूट लेखन व कूट वाचन से हम कूट लेखन व कूट वाचन से हम ये पूरा का पूरा टेस्ट शुरू करेंगे। ठीक, अगर इस पूरे प्रश्न को देखें तो 15, 30, 10, 40, 10, 50, यानी हर हफ्ते आपका 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट फिक्स है। ठीक है, और ये प्रश्न मैं कोशिश करूंगा इसका लेवल जो है उसका लेवल यूपीएससी व यूपीपीएससी वाला, यूपीएससी व यूपीपीएससी वाला। तो अगर 23 सप्ताह हमारी क्लास चले, ठीक है, तो टोटल 1150 क्वेश्चन हम इस टेस्ट से लेकर जाएंगे, प्लस 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा। फुल लेंथ टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट। अब इतना करने के बाद आप 1150 प्लस 100 क्वेश्चन के 5 फुल टेस्ट होंगे। फुल टेस्ट में जो जीएस का होगा वो एग्जैक्ट वैसे ही ये प्रश्न कराया जाएगा, उसी समय पे कराया जाएगा जिस समय पे यूपीएससी कराती है, सुबह 9 से 2 बजे से। और सीसैट का होगा जो कि 80 क्वेश्चन का, यानी एग्जाम में जाने से पहले आप लगभग 1700-1800 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन बहुत आराम से कर चुके हैं। ठीक, अब इस 2000 क्वेश्चन के साथ आपने पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा करंट कवर कर लिया होगा, बजट सर्वे कवर कर लिया होगा, आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स कवर कर लिए होंगे, आपने मैपिंग कवर कर ली होगी। ठीक है, यानी आपने अपने पूरे उस सेशन जो एक यूपीएससी के लिए चाहिए वो हम कवर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा टारगेट कितना का है, 70 क्वेश्चन, क्योंकि हाईली अनप्रेडिक्टेबल, इस 70 में से आप 60
55 भी करके आओगे तो फिर मेंस के लिए मिलेगा। ठीक, पिछली बार जो यूपीएससी का स्पेशल बैच चला था मेरा, उसमें जीएस में 60 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन मिले। एज इट इज जो मैंने यहाँ पे बात की। इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जो यूपीएससी कंटिन्यू कर रहा है, कोई तो ऐसे लीक है जिसे पकड़ के यूपीएससी चल रहा है। हमें उसी लीक को फॉलो करना है, हमें उसी लीक पर धीरे धीरे चलना है। अब यहाँ पे जो हम पहले शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे इतिहास। इतिहास कौन सा? प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकाल, आज से 3 साल पहले मध्यकालीन इतिहास को हम लोग अक्सर पीटी के लिए छोड़ दिया। हम लोग कहते थे कि मध्यकाल से प्रश्न आते, लेकिन यूपीएससी का ट्रेंड है जो कि हाईली अनप्रेडिक्टेबल, जो मैंने बताया वो है। तो ये जो मध्यकालीन इतिहास है ना, इससे प्रश्न बनने लगे, 2, 3, 4 ये बनने लगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। और इस इतिहास के बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कला और संस्कृति, और ठीक इसके बाद हम पढ़ेंगे राज व्यवस्था। राज भारतीय राज व्यवस्था। अगर इस सेगमेंट से एवरेज निकाला जाए तो 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से आए। इससे 2 से 4 क्वेश्चन, राज व्यवस्था से अकेले 12 से 22 क्वेश्चन तक आए। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे भूगोल। भूगोल में हम मेनली 2 चीजों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। एक तो भूगर्भीय संरचना, और दूसरा जो फोकस का बिंदु होगा वह बिंदु होगा भारत का भूगोल, और साथ ही साथ हम करेंगे मानचित्रण। और मानचित्रों में जो पिछले 1-1.5 साल में दुनिया के ऐसे स्थान जो चर्चा में रहे, किस क्षेत्र में है, किस खाड़ी से है, किस सागर के आसपास है, हम ये चीजें देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि इस खाड़ी से लगे देश
या इस देश से लगी सीमाएं, तो हम लोग मैप पर वैसा ही देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका बेस होगा आधुनिक या समसामयिक। यहाँ पे खासकर यूपीएससी और यूपीपीएससी में जो नहीं पूछा जाता है वो परंपरागत विज्ञान जो हम पढ़ते हैं वो नहीं पूछा जाता। परंपरागत विज्ञान हमारे यहाँ पूछा नहीं जाता। यहाँ जो पूछा जाता है वो समसामयिक विज्ञान पूछा जाता है। तो हमारा ये जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन होगा वो समसामयिक मुद्दों पर आधारित। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हम अर्थव्यवस्था देखेंगे। अगर तब तक बजट सर्वे नहीं आया होगा तो हम की फैक्टर देखेंगे और की फैक्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। यहाँ पे कोई शब्द पर्टिकुलर उठा के पूछ ले, और बजट और सर्वे पर हम चर्चा अलग से क्लास में करेंगे, जिसमें हम भारत के बजट जो आएगा, जो सर्वे होगा, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, इस आप लोग बताएं इसमें और कुछ ऐड किया जा सकता है? आप लोग और कुछ चाहेंगे कि इसमें ऐड किया जाए? इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, हाँ वो आगे। और हालांकि वो जियोग्राफी का ही एक पार्ट है, ठीक है, जियोग्राफी में ही वो होता है, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं तो हम ले लेते हैं पर्यावरण व पारिस्थितिकी। पर्यावरण व पारिस्थितिकी। और कुछ? कोई सजेशन है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ इस प्रोग्राम में चेंजेस होने चाहिए, तो आप बता सकते हैं। कोई नहीं? चलो बेहतर, अच्छी बात है। नहीं तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक आज शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहला दिन है तो एक को शुरू करने में कुछ समस्याएं हैं। जी चलो, तो हम लोग एक छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट ये है कि प्राचीन इतिहास कितना प्राचीन है, या यूपीएससी कितना प्राचीन जाके इतिहास, जिसको आप एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ? प्राचीन इतिहास।
देखें तो प्रश्न कहाँ से मतलब प्रश्न कैसे पूछे गए। तो देखिए प्रश्न में था कि पूरा पाषाण निम्न में से, ऐसे प्रश्न था, निम्न में से पूरा पाषाण युग निम्न में से पूरा पाषाण युग के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन था वो था बुर्जहोम, मेहरगढ़, मिर्जापुर, दिदवाना। ये प्रश्न था। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। यानी अगर मैं प्राचीन इतिहास जैसे सामान्य तौर पर आपको पढ़ाया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करता हूं, तो आप ऐसे प्रश्नों को टैकल नहीं करते। तो जरूरत है कि उस स्तर तक चला जाए जहां पे हम ऐसे प्रश्नों को बहुत साधारण तरीके से कर पाए। ठीक, देखो पृथ्वी का जो विकास हुआ उसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में। पूर्व पेल्मोजोइक, पेल्मोजोइक, उसके बाद में अगर देखें मीसोजोइक, सीनोजोइक और सबसे अंत में नियोजोइक। इसे हिंदी में कहते हैं नूतन कल। अगेन नूतन कल्प को भी एक अलग नाम दिया जाता है। इसे कहते हैं चतुर्थक युग, क्वाटरनरी। क्या कहते हैं? चतुर्थक युग या क्वाटरनरी। क्वाटरनरी का मतलब क्या होता है? चतुर्थक। जैसे क्वार्टर आधा नहीं, क्वार्टर पौवा नहीं, क्वार्टर आधा। और क्या कहते हैं भाई, जो भी उसका हो, मतलब वो समझ रहे हैं ना, क्वाटरनरी मतलब चौथाई। अब प्लास्टोसीन और होलोसीन, इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। प्लास्टोसीन और
अब ये जो प्लास्टोसीन है और होलोसीन है, इसमें जो वर्तमान में समय चल रहा है उसे होलोसीन नाम दिया जाता है। इससे पहले का जो है का, ठीक है। और ये लगभग 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। कब? 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ। अगर मनुष्य का इतिहास देखें, हालांकि ये वाला पॉइंट ना थोड़ा सा भूगोल का पॉइंट, भूगर्भिक विकास का इतिहास, धरती पर किस प्रकार से धरती का ठंडा होना, उस पे जीवन का पनपना, पानी का आना, उसमें हिमयुग के बाद में एक ग्रीष्म युग आना, ये उसका काल। लेकिन अगर हम इतिहास के दृष्टि से देखें तो हम मानव का इतिहास देखेंगे। किसका इतिहास देखेंगे? कितना पुराना है? कौन सा? 10,000। 10,000 वर्ष। तो अगर मैं कहूं कि मानव के पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे? हाँ? आदि मानव जो बंदर जैसे थे। कैसे थे? बंदर जैसे। ये लोग धरती पर आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले आए। कितना? 3 करोड़ वर्ष। सर ये कुछ आदि मानव कह रही है। हाँ? आदि मानव जैसे लगता है इसका मतलब। लेकिन जहां से ये लोग सीधे होके चलना शुरू किए, पहले तो ऐसे होके चलते थे। भाई बंदर कैसे चलता है? पहले बंदरों के जैसे नहीं थे, फिर हल्का सा ऐसे टेढ़े होके हाँ। चलना स्टार्ट किया। जहां से ये सीधे होके चलना स्टार्ट किए उनको कहते हैं होमिनिड मानव। क्या कहते हैं? होमिनिड मानव। और ये मानव सबसे पहले 60 लाख वर्ष पूर्व, 60 लाख वर्ष लिखने के लिए जिंदा कौन था ये सब? देखिए, इतिहास साक्ष्यों के आधार पर चलता है, ठीक है। हमें साक्ष्य मिले और हमने धरती के किसी परत में, किसी जगह पे कुछ मिले होंगे। यही है पहले मानव का नाम ये था? हाँ। होमो सेपियंस नहीं? नहीं। चलिए कब से पता तो चला। और ऐसे मानव जिनमें मस्तिष्क का विकास होने लगा और उनका अंगूठा बेहतर होने लगा, ऐसे पहले मानव थे होमो हैबिलियंस। मतलब पहले अंगूठा कैसे होता था? हाँ, अंगूठा भी ऐसे होने लगा। पहले बंदर का अंगूठा कैसा होता है? ऐसे कुछ ऐसे होता है। हाँ? जब अंगूठा ऐसा रहेगा तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ? अंगूठा जब फ्री हुआ तो हम पकड़ना शुरू, और जब हम पकड़ना शुरू किए, तब से धीरे धीरे हमने मानव इतिहास के विकास का एक क्रम शुरू किया।
और इनका मस्तिष्क हल्का कैसा था? हलवा। हालांकि आज भी हमारे कुछ बच्चों का मस्तिष्क हल्का है, ठीक है। लेकिन दिमाग में हलवा। और 500 से 700 सीसी सर हम लोग इसी प्रजाति के हैं, हमारा दिमाग हल्का है। का इनका दिमाग हुआ करता था और ये पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ करते हैं। औजार बनाना होमो हेविलियंस। प्रारंभ करते हैं। तो वो मानव जिन्होंने पहले पत्थर का औजार बनाया वो कौन थे? होमो हेविलियंस। हेविलियंस, ठीक है। अब इनकी तमाम प्रजातियां, अच्छा ये लोग जो आ रहे हैं ना, ये लोग आ कहाँ रहे हैं? ये लोग आ रहे हैं अफ्रीका। कहाँ पे? अफ्रीका। अफ्रीका में आ रहे हैं। इसके बाद पूर्व होमिनिन्स, हाँ, अफ्रीका एक सब कॉन्टिनेंट है जहां से ये माना जाता है कि मानव के विकास की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, अफ्रीका से। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन आते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और उसके बाद आते हैं होमो। इन्हीं को होमोजीनस भी कहा जाता है, होमोजीनस। कालांतर में ये दोनों लगभग समाप्त हो गए, लेकिन होमोजीनस सर ये होमो हेविलियंस और ये फिर से एक बार बताइए। ये होमो हेविलियंस का ही कुछ उनमें डेवलप की प्रजातियां थी मनुष्यों की। अच्छा उसी के लोग थे। हाँ, अब यहाँ से होमिनियंस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका में ही रहे, खुश रहे। ऑस्ट्रे है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये अफ्रीका में ही रहे, वही खुश रहे, इसीलिए ये धीरे धीरे समय के साथ विलुप्त हो गए। अच्छा। लेकिन होमोजीनस या होमो ये अफ्रीका से निकले, भारतीय उपमहाद्वीप होते हुए ये रशिया तक पहुंचे, ठीक है। आज भी जीवन के लिए प्रवास हमेशा चलता रहता है। जीवन के लिए प्रवास हमेशा चलता रहता है। और जो होमोजीनस है, इन्हीं से आगे आता है एक प्रजाति होमो इरेक्टस। कौन आता है? होमो इरेक्टस। अब ये साहब अपने जमाने के स्मार्ट बॉय, यानी सबसे स्मार्ट बॉय। इन्होंने स्मार्ट काम क्या किया? क्या किया? आग की खोज। आपके इस प्रश्न का उत्तर जो मिल गया, यस सर। इस प्रश्न के उत्तर की खोज समाप्त हुई। यस सर।
हमने की थी? आगे कोई होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस। ठीक है, ये सबसे पहले हस्तकुठार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? हस्तकुठार। हस्तकुठार क्या होता है? ये ना जो पत्थर थे उनको लंबा लंबा काटे और उसे हाथ में ऐसे पकड़ के मारते थे। समझ गया, वो हथौड़ा का टाइप का होता है ना। ठीक है, अब हस्तकुठार का उपयोग करके ये शिकार करने उससे कैसे शिकार करते हैं? ऐसे फेंक के मारते थे और नजदीक था तो ऐसे पकड़ के मारते थे। हस्तकुठार का उपयोग करने लगे। अब धीरे धीरे थोड़े से ये और विकसित हुए और लगभग 3 लाख से 2.3 लाख 3 लाख से 2.3 लाख वर्ष एक बड़ा उत्पाती जीव आया जिसका नाम था 3 लाख से 3 लाख से 2.3 लाख। कौन आया? होमो सेपियंस। पहले मानो वो थे, उसके बाद ये मानो हम सब आते हैं। वो मानो थोड़े से आदिवासी इनका शरीर और छोटा है, ललाट संकीर्ण होता चला गया और मस्तिष्क विकसित। ठीक है, लगभग 1200 से 1800 सीसी इनका मस्तिष्क। इसका होमो सेपियंस। चले और आज से लगभग 1 लाख वर्ष 1 लाख वर्ष आते हैं उससे भी खतरनाक जानवर जिसका नाम होता है होमो होमो सेपियंस सेपियंस जो हम लोग हैं। जो हम इनका ललाट कैसा है? बड़ा है। ललाट बड़ा है। चौड़ा हो गया ना ये। हमारी हड्डियां कैसी हैं? हड्डियां पतली। कैसी? पतली। और मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क कैसा है? बड़ा। कितना बड़ा? 1800 से
क्या है? ज्यादा, ऐसा हम मानते हैं, है ना? ऐसा हम मानते हैं कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। वो है बुद्धिमान हमारे। अब ये रहा मनुष्यों के विकास का। अब मनुष्य जब एक बार मानव बन गया, पूरा होमो सैपियंस सैपियंस बन गया, तब ये क्या करने लगा? अब ये चीजों को एनालिसिस करने लगा। हाँ? इनमें सोचने की पावर आ गई, इनमें करने का पावर आ गया। बाबा जी कहते हैं ना, करने से होता है। होता है। अब हुआ क्या कि इन्होंने हथियारों का प्रयोग किया और जलवायु के हिसाब से स्वयं को ढाला। अब जब जैसे जैसे ये हथियारों का प्रयोग करते जाएंगे, इनके हथियारों में अंतर होता जाएगा। हम उन्हें विभिन्न युगों में बांटते हुए चले जाएंगे। ठीक? यानी मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजार व जलवायु के आधार पर मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार एवं जलवायु के आधार विकास को 3 युगों में बांटा। पहला है पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नवपाषाण। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण। अब इसमें भी डिवीजन है, सबसे ज्यादा डिवीजन है पूरा पाषाण काल। और जो प्रश्न है वो भी अभी अब उस प्रश्न के उत्तर तक हम पहुंच गए। अभी सोचिए, एक प्रश्न है यूपीएससी का है, एक प्रश्न, और अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। तो सोचिए कि कितना स्पेसिफिक चाहता है यूपीएससी आपका। ठीक है? तो इसमें ये भी 3 प्रकार के वो हैं। एक तो प्रारंभिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, ऊपर पूरा पाषाण, ऊपर ही, हाँ ऊपर, इसको उच्च भी कहते हैं। ऊपर ही, हाँ उच्च।
इसका काल जो है अगर हम देखें तो अफ्रीका में यह 20 लाख साल पहले शुरू हुआ। कब? 20 लाख साल पहले। कहाँ? अफ्रीका। अफ्रीका में 20 लाख वर्ष, लेकिन भारत में 6 लाख वर्ष। यानी जो प्रारंभिक पूरा पाषाण काल था वो अफ्रीका में पहले शुरू हुआ और हमारे यहाँ इसका आरंभ हिमयुग में हुआ था। आरंभ हिमयुग। अच्छा, हिमयुग का मतलब समझ रहे हैं? एक एरा होता है ग्लोबल वार्मिंग का, वैश्विक ऊष्मन का, और एक एरा होता है ग्लोबल कूलिंग का, वैश्विक शीतलन या हिमयुग का। तो अभी जिस एरा में हम हैं वो कौन सा एरा है? ग्लोबल वार्मिंग का एरा है। जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ जाएगा, सागरों का जल बहुत ऊपर हो जाएगा, वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बादल का फॉर्मेशन होगा। बादल का फॉर्मेशन होगा तो सूर्य की किरणें धरती तक नहीं आ पाएंगी, और धरती तक नहीं आ पाएंगी तो फिर क्या होगा? वर्षा होगी, धरती ठंडी होगी, बर्फ जमेगी और पूरा दुनिया का हो जाएगा, जम जाएगा। ये है फिर धीरे धीरे सूर्य की किरणें, वर्षा हो जाएगी, वायुमंडल साफ हो जाएगा, धीरे धीरे सूर्य की किरणें आने लगेंगी, गर्मी बढ़ने लगेगी, हिमनद पिघलने लगेंगे, वाटर लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये है, ये इसका जो शुरुआत हुआ वो हिमयुग में हुआ। अब महाराष्ट्र में गोरी नामक स्थान पर क्या मिला? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, क्लीवर, इसे विदारणी कहते हैं, विदारणी। खंडक, खंडक, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, क्लीवर, क्लीवर, विदारणी चीरने वाला, और चोपर, इसे खंडक कहते हैं, मतलब खंड खंड करने वाला। चोकर, यूपी के मिर्जापुर में बेलन घाटी, यूपी के मिर्जापुर में, उसके अलावा एमपी की भीमबेटका, यूपी के वहाँ पे भीमबेटका, मिर्जापुर, ये ये भीमबेटका एमपी। एमपी में कहाँ? भीमबेटका, भीम की गुफाएं हैं। अच्छा, इनका कम अवशेष पाया जाता है, यानी पत्थर ही अब धीरे धीरे ये और पतला कर रहे हैं, तो मध्य पाषाण काल, और थोड़ा और बेहतर पत्थर कर दिए तो यहाँ पे पत्थर आता है चकमक पत्थर, चकमक पत्थर। और जब ये चकमक पत्थर आ जाता है तो हम कहते हैं अब ये ऊपरी पाषाण काल हो गया है, जिसमें ब्लेड, फाड़ा का उपयोग करते हैं। किसका ब्लेड? पत्थर का बना हुआ ब्लेड, एकदम उसको रगड़ के वो कर देते थे, क्या कहते हैं, नुकीला, उसी को फेंक के मारते थे। सर ये मध्य पाषाण काल में ये पत्थर आया था तो हाँ, ये पत्थर को और पपड़ी, उसका पपड़ी, पत्थरों को पपड़ी के रूप में तोड़ लेते थे। यानी पपड़ी जब तोड़ोगे तो और थोड़ा सा क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और यहाँ पे जाते जाते एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, दक्षिण बिहार के पठारी भाग में इसका अवशेष मिलता है। वो परिभाषा दक्षिण बिहार में इसका अवशेष मिलता है। हाँ, अब इसका अगर ऑप्शन देखें तो जिस ऑप्शन में ये दोनों रहेंगे वो ऑप्शन मिला। क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न मेरे पूरा पाषाण के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे मिर्जापुर और और दिलवाना कहाँ है? दिलवाना कहाँ है? ये पाकिस्तान का क्षेत्र मिर्जापुर में और दिलवाना नहीं, सॉरी, राजस्थान में है वो। राजस्थान में दिलवाना एक वो क्षेत्र है, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में। ठीक है, तो बुर्ज होम है क्या आपके ऑप्शन में? नहीं मेहरगढ़ है क्या? नहीं तो जिसमें ये वाला ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सही। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि एक प्रश्न के लिए हमें कितना ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, पहला दिन है, इतना ही रहने देते हैं, आगे अगली क्लास से कंटिन्यू करते हैं। सर ये जैसे ऑप्शन ए मिर्जापुर और दिलवाना